ई कॉमर्स मार्केट का साइज 2025 में 26.8 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि डेटा कह रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है और इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है। आप सभी को पता होगा कि हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक बंदा अपनी जो चीज़ होती है ना उसे इंटरनेट के थ्रू सेल करना चाहता है और दूसरा जो बंदा होता है वो इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ मंगवाना चाहता है। तो यहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग जो होता है इंटरनेट के थ्रू उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स मॉडल में ना बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड C2C हो गया, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि B2B जो होता है ना वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर होते हैं, फिर सप्लायर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं। वो सारे जो बंदे होते हैं ना वो अपना जो भी मतलब प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे लिस्ट करते हैं ऐसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, या खुद की वेबसाइट भी बनाते हैं वो लोग और वहाँ पे वो जो भी मतलब उनका प्रोडक्ट होता है वो लिस्ट करते हैं। और यहाँ पे मान लो कि किसी को छोटा मोटा मतलब बिजनेस करना है तो वो जो बंदा होता है वो उनके पास जाएगा, मतलब ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू वो प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वहाँ पे उनसे मतलब डील करेगा कि भाई ये चीज़ है, कितने में आप देते हो, कितना पीस मुझे लेना पड़ता है, MOQ क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, किस तरह से आप मुझे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करोगे, किस तरह से आप शिप करोगे मुझ तक। ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे डील होती है। और उसके बाद ये जो बंदा होता है मैन्युफैक्चरर होता है या फिर बड़े बड़े जो भी मतलब होलसेलर होते हैं या फिर जो भी डीलर होते हैं वो लोग इनको प्रोडक्ट देते हैं। इस तरह से B2B हो, ये भी बिजनेस करेगा, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो B2B हो गया। यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ तो एक बंदा जो होता है वो बिजनेस कर रहा होता है, दूसरा जो बंदा होता है वो भी बिजनेस करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी मतलब डील होगी ना उसे B2B मॉडल कहते हैं। मैं यहाँ पे फुल डिटेल में कोई भी टॉपिक कवर करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि भाई इसमें फुल डिटेल में हमें समझाओ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो फुल डिटेल में बना दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा जो मॉडल होता है वो है B2C, यानी यहाँ पे क्या होता है कि भाई बिजनेस वाला बंदा होता है और एक होता है कस्टमर। यानी मान लो कि ये माइक एक बंदा बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, बना रहा है, खुद बना रहा है मैन्युफैक्चरर, और वो उसने वेबसाइट उसकी बना दी और मुझे ये माइक चाहिए मेरे यूज़ के लिए, मुझे रीसेलिंग नहीं करना है, मेरे यूज़ के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि भाई उसने जो वेबसाइट बनाई है वहाँ पे उसने बोला है कि भाई एक माइक अगर आपको चाहिए तो 500 रुपये में मिलेगा, 1000 रुपये में मिलेगा, जो भी हो। तो मैंने वहाँ पे पे कर दिया और उसने माइक मुझे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली मुझे शिप कर दिया, तो ये माइक मुझ तक आ गया। तो B2C इस तरह से हो गया, सिंपल है। और एक मॉडल होता है C2C, उसे भी हम शॉर्ट में जान लेते हैं। C2C किस तरह से होता है, जैसे मान लो आप फेसबुक मार्केट हो गया, OLX हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो माइक है मैंने यूज़ कर लिया, अब मुझे क्या है कि भाई थोड़ा अपडेट करना है, दूसरा माइक लेना है, या फिर मुझे ये माइक पसंद नहीं है, ठीक है, यूँ ही पड़ा रहा है, दूसरा मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो ये माइक जो है वो सेकंड हैंड हो गया, ठीक है ना। तो ये माइक मैं फेसबुक पे या OLX पे रख दूंगा कि भाई ये जो माइक है 200 रुपये में बेचना है, 500 रुपये में बेचना है। तो वहाँ पे फेसबुक पे ऐसे बहुत से बंदे आएंगे जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो वो आएंगे वहाँ पे और देखेंगे कि भाई ये बंदे ने रखा है यहाँ पे, तो वो जो बंदा है वो मुझे पेमेंट कर देगा और कहेगा कि भाई ये शिप कर दो, तो मैं उसे शिप कर दूंगा। मैं भी कस्टमर था, वो भी कस्टमर है, तो इसे C2C मॉडल कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर भी कहते हैं, कस्टमर भी कहते हैं। ई कॉमर्स मॉडल किस तरह से काम करता है अब वो थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको एक स्टोर जनरेट करना पड़ता है ऑनलाइन। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर आपकी खुद की वेबसाइट भी आप बना सकते हो, तो ये आपका ई कॉमर्स स्टोर हो गया। उसके बाद आपको आपके जो भी कस्टमर होते हैं उसे टारगेट करना पड़ता है, और थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है आपका जो भी पेमेंट मेथड होता है ना वो सेटअप करना पड़ता है, एंड लास्ट होता है आपको जो भी कस्टमर के थ्रू जो भी ऑर्डर आते हैं ना उसे आपको शिप करना पड़ता है। तो ये कुछ मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिए। अगर आपको और भी अगर अच्छे से जानना है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें एक एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो क्यों अच्छी है, क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए। सबसे पहले तो कोई छोटा बिजनेसमैन भी इसे स्टार्ट करना चाहे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, यानी बहुत लंबा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले शॉप बनानी है, शॉप का मतलब जो भी इंटीरियर होता है वो बनाना है, या फिर आपको मतलब थोड़ा फ्रंट स्टोर बनाना है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आप घर पे बैठे भी इसे स्टार्ट कर सकते हो और बहुत छोटा अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस पैसे लगाना ही नहीं है, बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो 0 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत सारा इन्वेस्ट करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरा होता है कि भाई आपको बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेस यहाँ पे मिल जाते हैं,
और आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया तो छोड़ो लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी आप अपनी चीज़ें बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट स्मॉल से करना है। पहले आप इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद ग्लोबली भी आप जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है तो फिर आप इसे फुल टाइम भी काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको फुल टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा मतलब बजट अगर आपका हो, स्मॉल बजट हो, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। आप पूरी दुनिया में आपका माल बेच सकते हो। आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी चीज़ें होती है, मतलब पूरी दुनिया में आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ई कॉमर्स मॉडल में ना कुछ चैलेंजेस भी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। यानी आप मान लो कि भाई कोई फ़ोन का केस आप बेचना चाहते हो, तो आपके अलावा हज़ारों लोग और भी बेच रहे होते हैं। वो ठीक है कि भाई अलग अलग नाम से बेच रहे होते हैं, अलग अलग ब्रांडिंग से बेच रहे होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हो गए जो आपके जैसा ही सेम टू सेम भी बेच रहे होते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन बहुत हाई होता है। और दूसरी चैलेंज आपको आ सकती है शिपमेंट एंड रिटर्न की। यानी यहाँ पे आपको शिपमेंट भी मैनेज करना होता है और फिर आपको अगर रिटर्न आता है कोई प्रोडक्ट तो वो भी मैनेज करना होता है। मान लो कि आपने कोई चीज़ बेची है और अगर वो रिटर्न आती है ना, तो आपका बहुत सारा यहाँ पे जो कॉस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। आपको बेनिफिट तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको वो भी मैनेज करना होता है। और थर्ड चैलेंज यहाँ पे आ सकती है कि आपको ना कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। यानी आपकी जो भी क्वालिटी होती है उसे मैनेज करना पड़ता है। आप जो भी मतलब शिप करते हो वो टाइम पे शिप करना होता है। आपकी पैकेजिंग वगैरह भी थोड़ी अच्छी हो तो फिर उनको भी मतलब वहाँ पे अनबॉक्सिंग करने में थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब आपकी प्रोडक्ट ओवरऑल मतलब अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी आपको देना है एंड सर्विस भी यहाँ पे आपको देना है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ वो आपको चैलेंज आ सकती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये चैलेंजेस आई और ये जो मतलब कॉस्ट आया, ये जो रिटर्न आएगा ये वो, तो उसके लिए मुझे यार ये बिज़नेस थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। हर एक बिज़नेस में आपको चैलेंज तो लेना ही पड़ता है। कोई भी काम करो आपको हर एक चीज़ में चैलेंज आनी ही आनी है। तो इसलिए आपको आपका जो माइंड है उसे पॉजिटिव रखना है, आपकी जो थिंक है उसे पॉजिटिव रखना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, हर चीज़ में हार्ड वर्क तो करना ही है। कुछ ऐसा है नहीं कि भाई आपको डायरेक्टली सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल मैंने ई कॉमर्स क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। और इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स भी है जो बहुत अच्छे से भी कवर हो सकते हैं। और मतलब कुछ अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक्स आ जाए कि भाई मुझे कवर करना ज़रूरी पड़ जाए तो वो जो टॉपिक्स है उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।